एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक के बारे में, या आप ये कह सकते हैं कि हम प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है जिसके बारे में कहा गया है। इसके अंदर में क्या है ये देख लीजिए। मूल तत्व 25 है जिसमें प्रथम तत्व प्रकृति है। जगत का क्रम विकास प्रकृति के सहज रूप के कारण होता है। तीन गुणों सत रज और तम का सिद्धांत अपनाया गया है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है जिसे हम संख्या दर्शन कहते हैं। इसके आधार ग्रंथ है संख्या सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन जो है विश्व में सर्वाधिक प्रसारित भारतीय दर्शन है। आत्म नियंत्रण तथा आत्म यातना को सर्वोपरि माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं इसमें बताई गई है। इसका आधार ग्रंथ है योग सूत्र और इसके रचयिता है पंतजलि। तीसरा है न्याय दर्शन। वैश्विक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पादपों श्रेणियों को मानते हुए उसमें एक नया पादप अभाव जोड़ा गया है। वैश्विक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मान्यता है। ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया है। इसके आधार ग्रंथ है न्यायसूत्र और इनके रचयिता है अक्षपात गौतम। चौथा है वैश्विक दर्शन। ये विश्व के यथार्थवादी विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन है। सभी वस्तुओं को पंचमहाभूतों में वर्गित किया गया है। विश्व के पारंपरिक स्वरूप तथा आत्मा के उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लिया जाता है। पहचान लेने पर ही मोक्ष प्राप्ति की प्राप्त होती है। इस प्रकार हम वैश्विक दर्शन के अंदर ये सारी चीजों पाते हैं। इसका जो ग्रंथ है वो है वैश्विक श्रुत और इसको लिखने वाले जो ऋषि हैं कनाद उलुक हैं। पांचवा है पूर्व मीमांसा। इसके अंदर है वेदों के कर्मकांड संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है। वेदों को अंतिम प्रमाण माना गया है। इसके ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा सूत्र और इसके रचयिता है जैमिनी। छठा है उत्तर मीमांसा। इसमें केवल ब्रह्मा को ही सत्य माना गया है। जीवात्मा के ब्रह्मा में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने 6 दर्शन का वर्णन किया है। 6 दर्शन जो है संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये सारे जो दर्शन है ये भारत के बहुत प्राचीनतम दर्शन है और ऋग्वैदिक काल के ये दर्शन है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तनों के बारे में। मुखिया का पद राजा वंशागुत पिता के बाद पुत्र बन गया था। इस काल में साहित्य के उल्लेख मिलता है कि लोगों में धारणा थी कि राजा का पद दैवी होता है। ब्राह्मणों ने मुखियाओं को इस प्रक्रिया में सहायता की थी। वाजपेयी और राज्य सूर्य जैसे अभिषेकों के विस्तृत धार्मिक कर्मकांड मुखिया का प्राधिकार स्थापित करने, जैसे जैसे मुखिया को शक्ति बढ़ी गई जनप्रिय सभाओं के प्रतिकार कम होने लगे। मुखिया को प्रशासनिक सहायता देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति जीवित रही, परंतु विथक की समाप्ति होने के साथ साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व सभा एवं समिति से निषेध हो गया। प्रमुख एवं राजा के मौलिक अंतर। प्रमुख मुखिया का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, जबकि राजा वंशागुत होता था। प्रमुख के पास कोई अस्थायी प्रशासनिक तंत्र नहीं होता था जो उसकी सहायता करे। वे कुटुंब एवं अन्य अनुयायियों पर आश्रित होते थे, जबकि राजा सहायता करने के लिए अपने अपने सेना रख सकता था। इसके अलावा उसके पास प्रशासनिक प्रणाली भी होती थी जिस पर वे निर्भर रहते थे। प्रमुख नियमित कर एकत्र नहीं करता था, वह प्राय उन उपहारों पर निर्भर रहता था जो उनके अनुयायी लाते थे। जबकि राजा को भी उपहार मिलते थे, परंतु उनकी आय का मुख्य स्रोत कर संग्रह था। प्रमुख अस्थायी सेना नहीं रखते थे, वे नागरिकों की सेवा पर आश्रित रहते थे। अब हम कुछ अंतर बताते हैं वैदिक सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता में। वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण थी और हड़प्पा कालीन सभ्यता नगरीय थी।
वैदिक सभ्यता घास एवं बांस के भवन बनाते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग। घोड़ों का विशिष्ट पालतू पशु था वैदिक सभ्यता में, जबकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रयोग से अपरिचित थे। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता की प्रधानता में देवी देवताओं की प्रधानता थी, जबकि हड़प्पा कालीन संस्कृति में देवियों की प्रधानता थी। राजतंत्रात्मक स्थिति मजबूत थी वैदिक काल में, और हड़प्पा कालीन में गणतंत्र की स्थिति मजबूत थी। युद्ध का विद्रोह के प्रचुर साक्ष्य वैदिक सभ्यता में मिली है, जबकि युद्ध के न्यूनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिली है। वैदिक संस्कृति में वेदों में बाघ एवं हाथी का उल्लेख नहीं है, जबकि हड़प्पा कालीन मोहरों पर हाथी एवं बाघ का अंकन है। वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा कालीन सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। संयुक्त परिवार की प्रथा का पोषक था वैदिक परिवार, और हड़प्पा कालीन सभ्यता संयुक्त परिवार प्रथा से अपरिचित था। वैदिक सभ्यता कृषि पशुपालन अर्थव्यवस्था थी, और हड़प्पा कालीन सभ्यता उद्योग आधारित अवस्था थी। वैदिक कालीन सभ्यता योग कर्मकांडों का प्रचलन था, और हड़प्पा कालीन सभ्यता मूर्ति पूजा का प्रचलन था। वैदिक सभ्यता पाशिक पशु गाय था, और हड़प्पा कालीन सभ्यता में पाशिक पशु बैल था। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी वैदिक काल में, जबकि हड़प्पा कालीन वर्ण व्यवस्था का अभाव था। वैदिक सभ्यता में पशुओं का मांस प्रिय था, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में मछली का मांस प्रिय था। वैदिक संस्कृति में इंद्र एवं वरुण का श्रुतिगान होता था, जबकि हड़प्पा कालीन सभ्यता में मातृदेवी एवं शिव की पूजा होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में ये सब प्रमुख अंतर थे। अब हम बात करते हैं पंच महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, वेदों का पाठ कर ब्रह्मा की पूजा एवं स्मरण किया जाता था। पितृयज्ञ, समसामयिक श्रद्धा तथा दर्पण द्वारा पितरों की पूजा की जाती थी। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार करके मनुष्यों की पूजा की जाती थी। देवयज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पवित्र अग्नि में घी एवं सुगंधित द्रव्यों का हवन किया जाता था। पांचवा है भूत यज्ञ, भूतों को प्रसन्न करने हेतु भोजन अन्न द्वारा भूतों की पूजा की जाती थी। अब हम बात कर रहे हैं परीक्षा में आने वाले और भी बहुत सारे प्रश्नों को, जैसे कि वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ था। ईरान की धार्मिक पुस्तक जेद अवस्था में इस बात के संकेत है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे। आरंभ में आर्यों का कुटुंब, कुल या परिवार, गृह, रक्तो संबंध आधारित थे, जिसका प्रधान कुल या कुलपति कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामीण कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। कुटुंब गृह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक विश्व का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा या राजन या गोप्ता कहलाता था। जनपद राष्ट्र या राष्ट्र की अवधारणा की वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई। शासन का प्रधान राजा राजन हुआ करता था। राज अभिषेक के अवसर पर ग्रामीण, रथकार तथा कर्मकार आदि उपस्थित रहते थे। इन्हें रत्रिन कहा जाता था। इसे ग्रामीण गांव का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। आर्य लोक का विवाह दास तथा दासियों के साथ निषेध था। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से इस काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस युग में लोहे को कृष्ण ऐसा कहा जाता था। इस समय राजा की पटरानी महिषी कहलाती थी, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता एवं सलाह के रूप में कार्य करती थी। इस युग में मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। इस काल की अर्थव्यवस्था को पार्क शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो ना पूरी तरह ग्रामीण थी और ना ही पूरी तरह शहरी थी। इस काल में प्रजापति सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था।
पुषण शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित हो चुकी थी। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि प्राचीन भारत का जो ये चैप्टर था ऋग वैदिक काल, आज हम समाप्त हो कर दिए हैं और इसके बाद हम अगले चैप्टर प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये जो सारे जो हमने पढ़ाए हैं, वैदिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, पंच महायज्ञ और प्रमुख राजा में मौलिक अंतर, उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन, ये सारे आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक, मनुस्मृति, 16 महासंस्कार, ठीक है, और ऋग वैदिक प्रारंभिक वैदिक राज व्यवस्था, दास प्रथा तथा आपका सती प्रथा, आश्रम व्यवस्था, वेदांग सूत्र, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और ऋग वैदिक देवताओं का वर्गीकरण, पृथ्वी के देवता, उत्तर वैदिक मौलिक विस्तार क्षेत्र, ऋग वैदिक कालीन राजव्यवस्था, वैदिक कालीन प्रमुख क्षेत्र, वैदिक कालीन प्रमुख क्षेत्र और ऋग वैदिक नदियां के नाम, पुराने और नए नाम, 10 राजा युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, ऋग वैदिक का भौतिक विस्तार, महायज्ञ, उपनिषद, आरण्य, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन सारे चीज़ों को आप एक बार से फिर से देख लीजिएगा। इसके अलावा आर्य कौन थे, ये सारे चीज़ को आप इसमें हमने इंक्लूड किया है और इसको देख लीजिए एक दोबारा से, ताकि आपको सारे जानकारी हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ये सब चीज़ को देख लीजिए, उसके बाद आपको परीक्षा में अच्छा अंक मिलेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।